जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, बिल्कुल आपको पता है 2020 का इख्तिताम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है 2020। और सारी दुनिया शुक्र अदा कर रही है कि ये साल ख़त्म हो और नया साल आए, क्योंकि इस साल ने हमें अब बहुत परेशानियां दी, बड़ी तकलीफें आई लोगों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे जानने वाले दोस्तों बहन भाइयों के लिए और ह्यूमैनिटी एट लार्ज। पूरी दुनिया में, भारत पाकिस्तान पूरी दुनिया में हर बंदा कोविड-19 से मुतासर हुआ और जिंदगियां जो मफलूज होकर रह गई। और वो उतनी खुशी नहीं है कि ये साल खत्म हो रहा है तो हमने बहुत कुछ अचीव किया। और तो जाहिर बात है बहुत लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया होगा, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो मुश्किल में ही रहे। तो इस हवाले से आज क्योंकि साल नया भी शुरू हो रहा है, 2021 भी शुरू हो रहा है, तो मैंने आशीष सिंह साहब को रिक्वेस्ट की कि वो टाइम दें। और मैं चाह रहा था कि अमूमन तो हम थोड़ी नेशनल सिक्योरिटी वो तो करेंगे, क्योंकि मैं एक नया पर्सपेक्टिव लेके आया हूं कि भारत में बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं और जो मीडिया पर्सन्स हैं वो ये कहते हैं कि जो बलूचिस्तान में इस वक़्त थोड़ी बहुत अनरेस्ट है वो कश्मीर जैसी है, और जो वहाँ पे इस वक़्त दहशतगर्द हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं। तो इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आशीष सिंह साहब से पूछना चाहता हूँ पर्सनली कि मतलब हाउ वाज़ योर लाइफ इन 2020 आशीष भाई? थैंक यू कमर वंस अगेन एंड आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्ते। और 2020 अच्छा नहीं रहा। स्पेसिफिकली मोस्टली लोगों के साथ में वही केस हुआ होगा, आई एम श्योर। पर मेरे साथ थोड़ा और ज़्यादा खराब हो गया बिकॉज़ ऑफ द ये कोविड मेरे फैमिली में भी टच किया था। सो आई हैव लाइक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि ये काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट किया। बट लकीली ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। सो अभी ये 2020 खत्म हो रहा है, लेकिन 2021 हम सब लोग वेलकम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये वो साल है जो जनरली हम न्यू ईयर पार्टीज करते थे और कि नया साल गया, गुड बाय 2020 और वेलकम 2021, इस तरह के हम जो चीजें करते थे हर साल, वो मुझे नहीं लगता है कि इस बार 2020 को तो पूरा वर्ल्ड ही बोलेगा कि बात जल्दी जा। एक दो दिन भी बचे हैं तो जल्दी जा, वो वाला सीन है। पर एट द सेम टाइम इसको थोड़ा-सा अगर हम हाइंडसाइट में देखें और उसके कुछ फ्लिप साइड भी देखें, इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई जो शायद हम खुद एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ वर्ल्ड कम्युनिटी, एज़ ह्यूमन बीइंग्स, मुझे लगता है कि हम कभी अगर इम्पोज़ नहीं किया जाता तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा समझ पाते और ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर पाते। वो थी फैमिली वैल्यूज़, आपको फैमिली का इम्पोर्टेंस और जो एक साथ में रहना, वो सब चीज़ें इम्पोज़ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में आई। कहीं कम आई होंगी, कहीं ज़्यादा आई होंगी, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट ये चीज़ें हमें वर्ल्ड ने इस सिचुएशन में पूरे वर्ल्ड ने ज़रूर सीखी होंगी। एटलीस्ट इंडिया में ये बहुत ज़्यादा देखने मिला। अब इसके एक मुझे लग रहा है अनप्रेसिडेंटेड इम्पैक्ट होंगे कि 2021 में जैसे वर्क फ्रॉम होम है, काफ़ी कुछ है, जैसे कि अभी अब कमर आपके साथ में शो कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों का सिलसिला और बढ़ जाएगा। पहले जो एप्रीहेंशंस थे, बहुत सारे मल्टीनेशनल फोरम से, फॉरेन अफेयर्स में आप देखिए, डिफेंस में देखिए, इकोनॉमी में देखिए, वो सब कुछ फिजिकल प्रेजेंस के साथ में ज्यादा प्रिफर किया जाता था और वर्चुअल प्रेजेंस का मतलब थोड़ा सा डिग्रेडेड कंसिडर किया जाता था। अब वो बैरियर नहीं है। कोई चीजें सीखने भी मिली हैं कि हम जरूरी नहीं कि हर एक चीज फिजिकली रह के ही करें, वहां पर प्रेजेंट रह के बहुत सारी चीजें वर्चुअली प्रेजेंट रह के हो सकती हैं। ऑब्वियसली उसमें वो टच नहीं होगा, वो 100% अचीवमेंट के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर इश्यूज हैं टाइम के तो फिर लॉट कैन बी वर्कड ऑन। सो सेकंड ऑप्शन वाला चीज मिली। लेकिन एक बड़ी चीज जो मुझे लगता है फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अदर मेजर एस्पेक्ट्स एज फार द वर्ल्ड दिस थिंग इज कंसर्न, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया ने काफी कुछ सीखा है। ये जो ग्लोबलाइजेशन वाला जो चीजें थी, अब वो रिवर्स डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको सेल्फ रिलायंस होना हर एक कंट्री को अपने अपने लेवल पर, वो इस समय ने सिखाया, इस समय ने बताया कि कहाँ इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। आप उस पर बहुत ज्यादा फ्लरिश करते थे, वो सब चीजें काफी अब कम हो रही हैं और एक बार हैबिट हो गई है अप्रोक्सीमेटली एक साल की। तो आई एम श्योर बहुत सारी कंट्री जैसे इंडिया में भी वो आत्मनिर्भर भारत वाला कैंपेन चल रहा था, उसको और ज्यादा जोर मिला। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे पीरियड ने पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, वैल्यूज लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, इकोनॉमी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, इन सभी लेवल्स पर काफी कुछ सिखाया है।
पर वी आर बीइंग ह्यूमन बीइंग, मुझे ये डाउट है कि हम कितना उसको लेसन लर्न करके आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। पर हाँ, प्रैक्टिस तो ज़रूर करा दी। वी वर कंपेल्ड टू एक्सरसाइज दोज़ थिंग्स। वो हुआ है, एक टेस्ट तो मिला है, समझ में तो आया है। अब कौन कितना कर पाएगा, कौन-सा देश, कौन-सा सोसाइटी कर पाएगा, तो वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। आशीष भाई, एक सवाल आपसे करना है और आपकी वो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से करना है। ये बताएं कि आप अपने जर्नलिज्म की, जारी बात है, आपको बहुत रिच कैरियर है। अब क्या और करना चाहते हैं? क्या कोई अपना टीवी स्टेशन खोलना चाहते हैं? किसी चैनल के मालिक बनना चाहते हैं? किसी के एडिटर बनना चाहते हैं? मतलब क्या 2021 की आपकी क्या विश है? यार मैं क्या कर जाऊं, मैं छा जाऊं, मैं बड़े बड़े इंडिया में नाम है, ग्लोबली इतने बड़े नाम है। So, as a journalist, where do you want to see yourself in 2021? हाँ, 2021 मेरे लिए पर्सनल फ्रंट पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज़ आई एम गेटिंग मैरिड, सो इट विल बी अच्छा, an many important year. congratulations. Yeah, so that is going to be one aspect. But professionally, मैंने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल्स रखे हैं। चीजें वो करना चाहता हूँ जिससे सोसाइटी में और वर्ल्ड में कुछ इम्पैक्ट हो और वो पॉजिटिव चेंजेस हो। वो जो होता है ना कि लास्ट दिन से पहले अगर आपको ये लगे कि हाँ, मैंने कुछ करके जा रहा हूँ, इस दुनिया में आया था। और बहुत सारे लोग, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पैदा होते हैं लोग लाखों करोड़ों की तादाद में रोज, और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग मर भी जा रहे हैं रोज। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरह की जिंदगी नहीं हो कि एक कीड़े मकोड़े की तरह, एनिमल की तरह पैदा हुए और फिर उसी की तरह वापस चले भी गए। तो जाने से पहले जो फेज आपको एक लाइफ मिली है, कुछ सोसाइटी पे और वर्ल्ड पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाऊं। सो एक इमीडिएट, क्योंकि ये जो एक प्रोफेशनल लाइफ का गोल है, ये 1 साल या 2 साल वाला नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गोल है। और पर्सनल लाइफ गोल भी लॉन्ग टर्म ही है कि बड़ा आदमी बनूं ना बनूं, जो आपने पूछा कि चैनल मालिक बनोगे, एडिटर बनोगे, ये सब मुझे बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन एक पर्सनल लाइफ में गोल जरूर रखा है कि बड़ा आदमी बनूं ना बनूं, अच्छा आदमी जरूर बनना है। कोशिश करते रहते हैं, नो वन इज परफेक्ट। कोशिश करते बड़े रहते हैं आदमी अपने आप तो आप को पहले improve ही करने हैं, बड़े आदमी तो आप पहले ही हैं, मजीद बड़ा बनना चाह रहे हैं। की। चले। सो या दिस इज व्हाट इट इज। सो मेरे कोई भी गोल अभी तो फिलहाल 21 थोड़ा पर्सनल फ्रंट पे ज्यादा फोकस्ड होगा। पर चलें, ऑल द बेस्ट और मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर व्यूअर्स एंड फ्रॉम माई सेल्फ फॉर योर मैरिज। अल्लाह करे आपका ये जो बंधन है, ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपकी होने वाली मिसेस के लिए एक बहुत अच्छा हो। ये मीडिया फर्टर्निटी के लिए बड़ा हो, अच्छा हो, आपकी फैमिली के लिए और इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो इंशाल्लाह। कमिंग नेक्स्ट टू, क्योंकि ये 2020 खत्म हो रहा है, 21 शुरू हो रहा है। सो एज ए जर्नलिस्ट, जो आप नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को इतना ज्यादा करीब से आप कवर कर रहे हैं और आपका जो कंसर्न नेशनल सिक्योरिटी क्वार्टर्स है, वहां तक भी आप जाते रहते हैं, एक्सेस भी होती है। वे यू सी इंडिया इन 2021, आप समझते हैं कि मोदी साहब की क़यादत में इंडिया जो है थोड़ा आगे जाएगा, या कि मोदी साहब जो है वो अपनी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें पोलराइजेशन भी थोड़ी सी है, तो इंडिया में थोड़ी तकसीम आएगी? क्योंकि अभी तो उन्होंने कश्मीर में एक पोलराइजेशन की, फिर अभी किसानों के साथ पोलराइजेशन है, तो वो एक मतलब इंडिया को कहां जाते हुए देख रहे हैं 2021 में? इंडिया देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग पाथ पे है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत मेजर चैलेंजेस भी अब आ रहे हैं। देखिए इंडिया पाकिस्तान का जो टसल था, अगर आप फॉरेन अफेयर्स या किसी फॉरेन एम्बेसडर या फिर फॉरेन सॉइल पर अगर आप किसी बड़े लीडर से जो फॉरेन अफेयर्स को ठीक तरह से समझते हैं, इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू अगर पूछे तो उनके दिमाग में पहले एक मन आता था, वो एक ही शब्द आता था, वो तो पाकिस्तान। मतलब इंडिया का कोई इशू है, मतलब फॉरेन अफेयर्स में इट हैज टू बी रिलेटेड पाकिस्तान। मेजर ऑब्वियसली सारे इश्यूज नहीं होते थे उस तरह से, बट इंडिया बोला तो पाकिस्तान वर्ड ऑटोमेटिकली बहुत सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी लीडर्स में आता था वो। लेकिन अब वो चेंज हो गया है, वो ऑलरेडी इनकलकेट हो गया है। और क्योंकि मैं अभी पिछले कुछ महीनों से, जब मैं जो न्यू दिल्ली में एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर, जो उनके डिफेंस अटैचेज हैं, और जो फॉरेन में मेरे दोस्त हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करके समझ में आया है कि वो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। इट इज गुड फॉर इंडिया, एट द सेम टाइम इट्स गोना बी चैलेंजिंग फॉर इंडिया। वो मैं इसलिए दोनों चीजें कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, टेकिंग ऑन चाइना ये कोई छोटी बात है नहीं। और अगर चाइना जैसा आपका राइवलरी हो जाए, केवल मिलिट्री डोमेन में ही नहीं है, वो राइवलरी हर जगह दिखाई देती है।
डिप्लोमेसी में दिखाई देती है, डिप्लोमेटिक डोमेन में, इकोनॉमिक डोमेन में दिखाई देती है। तो ये इंपॉर्टेंट सेंसिटिव मेजर डोमेन जो हैं, इन सभी डोमेन्स में इंडिया का सबसे बड़ी ज्यादा राइवलरी अभी निकल कर आई है, कंपटीशन कहूंगा, राइवलरी कहूंगा, चाइना के साथ में। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर इंडिया, बट एट द सेम टाइम उसके एक पॉजिटिव चीजें भी हैं। जैसे कि अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, कि 2025 में इंडिया विल बी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और 2030 में इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो ये जो फेज होता है ना, जब आप पीक पर जा रहे होते हैं किसी भी प्रोसेस में, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव होता है। अगर यहाँ पर आपको डेंट लग जाए तो आप कई साल पीछे हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा एक मैं कहूँगा रोड ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। तो एक बहुत सेंसिटिव फेज में इंडिया एंटर ऑलरेडी कर चुका है, पिछले कुछ सालों से है। और अभी जैसे कि मैंने कहा कि अगर 25 में आप वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सो वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी वर्ल्ड का अटेंशन इंडिया की तरफ रहता है। लेकिन जब आप इकोनॉमी बन जाए उसको पूरी तरह से, केवल कंज्यूमर ड्रिवन नहीं हो, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज होगा। अब उसके साथ में कमर बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। इकोनॉमी ऐसे ही ओवरनाइट नहीं बढ़ती है। अगर इंडिया को 5th लार्जेस्ट, और फिर 25 में, और फिर 2030 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है, तो देखिए इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बहुत और चीजें करनी पड़ेंगी। मिलिट्री, आपको डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा जरूरी होगा। वो क्या इंडिया वो अभी तक कर पाया है? मुझे नहीं लगता। अभी जिस स्पीड से हम इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं, उस स्पीड से मिलिट्री जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स अपैरेटस होना चाहिए, उतना भी नहीं पहुंचा है। अभी के हिसाब से ठीक है, लेकिन 25 के हिसाब से मुझे लग नहीं रहा। इस आई विल गिव यू योर व्यूअर्स अ बिट ऑफ एग्जांपल। जैसे कि ये जो इंडिया ब्लू वाटर इकोनॉमी बनेगा, क्योंकि हमारा ओशन वाला बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, और वर्ल्ड का मेजर ट्रेड ओशन से ही होता है। तो हाँ, इंडियन नेवी बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर चुकी है, लेकिन क्या वो 2025 की वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए, जो ट्रेड रूट को सिक्योर करने के लिए, या फिर कभी कोई इशू हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको मुंह तोड़ स्पॉन्टेनियस जवाब देने के लिए क्या अभी उस तरफ बढ़ रही है? नहीं। वो बहुत स्लो पेस है, बहुत स्टडी है, लेकिन बहुत स्लो है। 4 साल में इंडियन नेवी जितने एक्सपैंड करनी चाहिए, मुझे वो अभी फिलहाल प्लान में नहीं दिख रहा। 2030 में जब आप वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ऑब्वियसली यू विल हैव अ नेचुरल डिफॉल्ट, नॉट ओनली फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, लॉट ऑफ राइवलरी। तो आपको वो दबदबा, वो डोमिनेंस हर डोमेन में बना के रखना होगा। डिप्लोमेसी में वो काफी हद तक है, लेकिन मिलिट्री में मुझे लगता है कि इंडिया को काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, फ्रॉम जस्ट टू सिक्योर देयर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। इंडियन नेवी अच्छे से एक्सपैंड कर चुकी है, लेकिन अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट चर्निंग फेज से गुजर रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है। ये सब चीजें सिंक होती हैं। अगर आप आत्मनिर्भर भारत नहीं कर पाएंगे, अगर आप डिफेंस में मेक इन इंडिया नहीं कर पाएंगे, तो फिर करते रहिए इंपोर्ट, और बहुत बड़ा फॉरेन बिल्स आता रहेगा। आप हमेशा अमेरिका और रशिया के बीच में वेपन और डिफेंस को लेके अधर में लटके रहेंगे। तो ये सब इश्यूज होंगे। और जब आप, जैसे कि मैंने कहा कि जब इंडिया, देखिए अभी पिछले साल तक चाइना के साथ राइवलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि इंडिया बहुत फास्ट बढ़ रहा है, वो चाइना थोड़ा और बोल्ड होगा, और इश्यूज क्रिएट होंगे। यू नेवर नो, हो सकता है कि रशिया और अमेरिका जैसे कंट्रीज को, किसी को भी वर्ल्ड पावर्स को अच्छा नहीं लगता है कि जब कोई दूसरा और बड़ा बनता है। तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा आने वाले हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सेटिस्फैक्ट्री मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं हुआ है। अभी हम उस फेज से गुजर रहे हैं, और क्योंकि मिलिट्री एक्सपेंशन, देखिए इकोनॉमी तो आप बहुत सारे पॉलिसीज चेंज करके, डिसीजंस लेके, फास्टर स्पीड से आप इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकते हैं, वो स्कोप होता है। मिलिट्री में आप चाह भी लेना 2020 में ये करने के लिए, वो होते होते कई साल लग जाते हैं, चाहे बनाना हो, प्रोक्योर करना हो, उसको इफेक्टिव यूज करना हो। ये सिंक नहीं है इंडिया का, ये मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लग रहा है, स्पेसिफिकली फ्रॉम चाइना पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये मुझे लगता है कि इंडिया इज इन अ वेरी वेरी गोल्डन पाथ, बट हैज एंटर्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव फेज।
ये आई पर्सनली एग्री विद यू के डेफिनेटली इंडिया ने अपनी थोड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लेके आया है, और वो समझ रहे हैं कि हमें अगर दुनिया, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो इंडिया को उठा रही हैं, तो उसमें जारी बात है चाइना आपका एक ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटर बन रहा है। लेकिन आप नहीं समझते कि अगर आप इतना ज्यादा मिलिट्री के ऊपर इन्वेस्ट कर देंगे तो अभी आपकी इकोनॉमी चाइना के बराबर तो नहीं है, तो चाइनीज ने तो अभी मिलिट्री पे इन्वेस्ट करना शुरू किया थोड़ा कुछ अरसे से। सो आप अगर ठीक है आपकी कम्युनिकेशन लेन्स हैं, सी लेन्स में आपने वो जारी बात है इंडो पैसिफिक में आप करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे आपकी कोई इतनी बड़ी ट्रेड तो नहीं है कि आप उसको कवर कर सके, और आपके वैसे भी अलाइज मौजूद हैं। सो आप अगर मिलिट्री पे इन्वेस्ट करेंगे इतना ज्यादा, तो और जो बेका वगैरह हुआ आपका 2+2 में वो सारा, तो आप अपनी इकोनॉमी पे बर्डन ही डालेंगे इतना ज्यादा। ये रियलाइजेशन है इंडिया के अंदर, या कभी किसी ने प्रेशराइज किया मोदी साहब को इसमें? वेरी गुड एनालिसिस कमर। और यही एक जो आपने बात कही ना, यही बैलेंसिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दैट्स व्हाई से नॉट ओनली जस्ट इंपॉर्टेंट बट अ सेंसिटिव फेज। आपको बहुत स्मार्टली अच्छे से बैलेंस करना पड़ेगा कि आप इस तरह की चीजों में नहीं पड़ जाए पूरी तरह से कि पूरा जो फॉरेन बिल है वो डिफेंस की तरफ ही चला जा रहा है। आपको इकोनॉमी के साथ में इंटरनल सोसाइटी इंप्रूवमेंट भी करने की जरूरत है। उसमें मिड डे मील से एजुकेशन है, हेल्थ है, और वो सब भी अभी तक बहुत सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ नहीं है। सो आपका ना जब घर में बेस बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, देखिए कभी भी कोई इमारत बनती है उसके लिए 4 स्ट्रांग पिलर्स लगते हैं। तो पिलर, कुछ पिलर्स इंडिया के बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही बात होती है ना कि 2 पिलर भी अगर वीक रहेंगे, 1 पिलर भी वीक रहेगा तो बिल्डिंग पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। तो वो एक एरिया है जिसपे अभी करंट गवर्नमेंट का काफी ज्यादा काम दिख रहा है, यू नो, फ्रॉम हेल्थ एस्पेक्ट्स टू इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन आपने जो बात कही वही मेरे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी फिलहाल और चैलेंज मैं कहूंगा कि लगता है, वो बैलेंस करना आसान होगा नहीं। अब रही बात की सोल्यूशन क्या है इसका फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। सोल्यूशन अभी करंट गवर्नमेंट ने जो प्लान किया है, जैसे कि इससे पहले मेक इन इंडिया किया था, पार्शियल सक्सेस में कहूंगा, पूरी तरह से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ अभी तक। एक नया प्रोग्राम इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है और इस बार गवर्नमेंट मुझे बहुत ज्यादा अग्रेसिव लग रही है उसको लेके। आत्मनिर्भर भारत, बेसिकली दी सेल्फ रिलायंट इंडिया इन एवरी एस्पेक्ट, डिफेंस में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, हर एक चीज में हो, वो सब चीजों को लेके किया जा रहा है। कितना सक्सेसफुल होगा ये मुझे लगता है कि 2022 का एंड जब होगा तब हमें एक बेसिकली इसे अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स, तब हमें एक अच्छा अंदाजा लगेगा कि ये सक्सेसफुल कितना हुआ। जैसा मैंने कहा कि इससे पहले मेक इन इंडिया था, वो मैं उसे पार्शियल सक्सेस कहूंगा, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, पर एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो ये बहुत क्रूशल होगा। अगर सोल्यूशन ये है कमर की, अगर इंडिया सेल्फ लैंड हो जाए, जैसे कि तेजस जो एयरक्राफ्ट है, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो फाइटर जेट्स इंडिया बनाना शुरू कर दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी वो 4th जनरेशन बिल्कुल भी नहीं है, वो काफी नीचे है। तो उसको कितनी रैपिडली आप डेवलप कर पाएंगे ताकि हम फ्रांस से रफाल न लेना पड़े, अमेरिका से F-16 न लेने पड़े, रशिया से Su-30 न लेने पड़े, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। सो प्रेशर बहुत ज्यादा है हर एक वर्टिकल पे इंडिया के, स्पेसिफिकली फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। डिप्लोमेसी, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही अच्छे स्टेट में लग रही है, क्योंकि वो आई थिंक इनहेरेंट इंडियन डिप्लोमेसी की पॉलिसी रही है, और वो केवल मोदी गवर्नमेंट की या फिर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की या फिर उससे पहले की गवर्नमेंट में कंसिस्टेंसी दिखी है, वो है नॉन अलाइनमेंट। हम ना कहीं अमेरिका के पास ज्यादा झुकते हैं, ना रशिया के पास ज्यादा झुकते हैं। सो ये एक बहुत ही क्लियर और कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है जो कि लॉन्ग टर्म लेवरेज इंडिया को दिया है। सो डिप्लोमेसी में वी आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, बट यस इकोनॉमी और डिफेंस, दो चीजों आशीष सिंह से जस्ट मैं कमेंट करूंगा और फिर आगे चलता हूं। आप भले कहीं नॉन अलाइनमेंट है, लेकिन अभी रिसेंटली मैं तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं लैवरोव, उनकी स्टेटमेंट देख रहा था, उनके फॉरेन ऑफिस की तरफ से ट्विटर वगैरह पे भी थी। वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है वेस्टर्न पावर्स के, और वो अपनी वो जो पोजीशन नॉन अलाइनमेंट की है वो उसमें नहीं खड़ा होता। सो आप भले दुनिया को नॉन अलाइनमेंट कहें, लेकिन जिस तरह जिस
तेजी से आप अमेरिका के करीब हो रहे हैं, आपकी रीजनल सेंसिटिविटीज भी बढ़ रही हैं, आप अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी चाहते हैं, वहां से जो कुछ आ रहा है वो रिसीव भी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इंडिया इज नो मोर नॉन अलाइंड, इंडिया इज डेफिनेटली नो अलाइंड, एंड इंडिया इज अलाइंड विद द अमेरिकन्स, बिकॉज उनको पता है वहां से जो इंसेंटिव मिल रहे हैं, ना वो रशियंस की नीड है इंडो पैसिफिक में, ना किसी और की नीड है। सो लिहाजा जस्ट मिल जाओ अमेरिकन के साथ, और जो मिल रहा है ले लो, अगर चाइना का मुकाबला करना ही है, और दैट इज द ओनली वे। हाँ हाँ, मतलब दिस इज अ फैक्ट, दैट्स द ओनली वे इंडिया कैन सर्वाइव। सो हम नहीं कह रहे, रशियंस कह रहे हैं। मैंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव, मैं आपको दिखा सकता हूं उनका स्टेटमेंट, कि इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर है अमेरिका का। सो इन अदर वर्ड्स, वो आपको कह रहे थे कि यू आर नो मोर, आप हमारे साथ आप वो नॉन अलाइन करके वो चीजें ना करें, लेकिन डेफिनेटली आज आप वहां से कोई असला लेने चले जाए, आपके पास हार्ड कैश है तो वो आपको दे ही देंगे, उससे क्या। अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर भी गए हुए थे रिसेंटली, तो मतलब ये तो फिर चलता रहता है। बट एनी हो, टू क्विक पॉइंट्स कमर, बहुत क्विकली कहूंगा। पहला देखिए, ये बहुत जो डिप्लोमेसी होती है और फॉरेन अफेयर्स की चीजें होती हैं, यू एंड मी बोथ अंडरस्टैंड कि ये प्राइमरी डिपेंडेंट होती है मनी पे, बिजनेस पे। जो जहां बिजनेस हो रहा है उसके हिसाब से बहुत कुछ चीजें वो टिल्ट होती हैं और एडजस्ट होती हैं। अगर आपको किसी के साथ बिजनेस रिलेशन बिल्कुल नहीं है तो फिर वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब दोस्ती यारी बहुत कुछ पैसे पे निर्भर करती है। दो बहुत क्विक पॉइंट्स में कहूंगा। देखिए, इंडिया ने ना ऑफ लेट बहुत ज्यादा बैलेंस किया है रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। देखिए, किसी भी रशियन मिनिस्टर को अच्छा नहीं लगेगा जब फ्रांस से आप फाइटर जेट खरीदेंगे। किसी भी रशियन मिनिस्टर को अच्छा नहीं लगेगा जब आप जो अमेरिकी डिफेंस कंपनीज है, बोइंग है, उनसे अपाचेस और चिनूक्स खरीदेंगे। अभी तक इंडिया का मेजर डिफेंस को लेके डिपेंडेंसी रशिया पे रही है। और मैं आपको बता दूं कि वो बैलेंस किस तरह से रहा है। इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत बना लिया, ठीक है, लेकिन अभी अगर दो न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस चक्रा है दूसरी, वो अगर लीज पे ली गई तो किसकी है? वो अमेरिकन की नहीं है, वो रशिया की है। और रशिया से कोई फ्री में नहीं लिया गया है, वो उन्हें उसके पेमेंट जाते हैं, लीज पे है। अमेरिका से भी और फ्रांस से भी जो कुछ चीजें ली गई हैं उसके बाकायदा पैसे दिए जाते हैं, कोई फ्री फंड में नहीं मिल रहा है। तो ये तकलीफ तो होगी, वो हमेशा चाहेंगे कि इस तरफ से बैलेंस करने के लिए, वो तकलीफ किसी को भी होगी, और वो let's see, all what I believe as a student of politics, जो मैं चाह सकता हूँ भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए, ये है कि we need to move forward, और ये सारी ये जो स्टैग्नेशन हुई है इससे हम आगे निकलें। लेट्स सी कैसे होता है। लेकिन एक बड़ा प्रेसिंग सवाल है, वो हाल ही में आपको पता है 2-3 दिन पहले आशीष भाई, पाकिस्तान में, मैं ये थोड़ी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ फॉर यू एंड फॉर योर व्यूअर्स, के जो पाकिस्तान में हमारे जो फौजी जवान थे उनको शहीद कर दिया गया, और जिसमें 7 फौजी जवान शहीद हुए एक एफसी की पोस्ट में इन बलूचिस्तान हरनाई में, जिसको आईएसपीआर ने भी कवर किया, और वो सारा, और पूरी इंटरनेशनल प्रेस ने भी बाय द वे कवर किया था इसको। ये डीडब्ल्यूडी का भी मैं दिखा रहा हूं, और हिंदू वगैरह भी सब ने। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज हमें मिली, वो हमने देखा कि वैसे तो वो मेरे दोस्त ही हैं, मेजर गौरव आर्य, और आपके भी सारी बातें कुलीग हैं। वो कह रहे हैं, ये मैंने उनका ट्वीट यहाँ पे लगाया है, वो कह रहे हैं जी, कैरिंग आउट आर्मी ऑपरेशंस इन सिविलियन एरियाज इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ बलोचिस्तान। इफ पाकिस्तान क्लेम्स टू बी अ डेमोक्रेसी, लेट इट एड्रेस द एस्पिरेशन ऑफ बलोच पीपल इंक्लूडिंग ऑल फ्रीडम फाइटर। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जिनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, मुझे जस्ट एक चीज आपको और दिखाने दें फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप एक, ये है वो फ्रीडम फाइटर जिनको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये दहशतगर्द है। ये मैंने आपके सामने लगा दिया। सो आशीष भाई, ही इज एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन मेकर, उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, जारी बात है, लेकिन मैं जस्ट शेयर कर रहा हूं आपके साथ, बिकॉज यू आर योरसेल्फ अ जर्नलिस्ट। आप ये बिलीव करते हैं कि ये जो बीएलए पाकिस्तान आर्मी भी अगर अटैक करे तो वो फ्रीडम फाइटर है? पाकिस्तान, अगर बीएलए पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, आर्मी है, एफसी है, पुलिस है, या कोई भी है, अगर बीएलए वगैरह लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे अगर हमला करती हैं तो वो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलूचिस्तान में? ओके, सो आपका क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है, और एट द सेम टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव क्वेश्चन है कमर, कि आप बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान और कश्मीर का कंपैरिजन,
कि अगर बलूचिस्तान में अगर वो फ्रीडम फाइटर है तो कश्मीर में भी फ्रीडम फाइटर है, अगर वहां पे डेमोक्रेसी पे प्रेशर है तो यहाँ पर भी डेमोक्रेसी पे प्रेशर डाला जा रहा है। देखिए इस आपका मैं पहले आंसर दे दूं कि यस, अगर वो स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं तो ये फ्रीडम फाइटर हैं। लेकिन अब वो बलूचिस्तान और कश्मीर का डिफरेंस क्यों है मैं आपको बताता हूँ। पहला, बलूचिस्तान में जो कुछ है वो इंडियन सपोर्ट से नहीं है। अगर इंडियन के सपोर्ट से होता, इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश, जो कि आप हमेशा बोलते रहते हैं कि रॉ कर रहा है, आईबी कर रहा है, ये इंडियन गवर्नमेंट का, अनिस डोवाल वगैरह का आप नाम लेते रहते हैं, ऐसा है तो फिर वो यहाँ पे इंडिया में क्यों बताना? वो आपको बताना चाहिए एफएटीएफ में कि इंडिया टेररिज्म फैला रहा है, टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। आप यूनाइटेड नेशन में लेके जाइए और वहां पर बताइए और इंडिया को ग्रे लिस्ट में डाल दीजिए, जैसे कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। ऐसा होता नहीं है, इसलिए ऐसा हो नहीं पा रहा, आपको मिल नहीं रहा है कोई इंडिया का लिंकेजेस। एक माहौल बनाना, नरेशन बनाना इज वन थिंग, बट कश्मीर में डायरेक्ट लिंकेजेस पाकिस्तान के हमेशा से मिले हैं और अभी भी रेगुलरली मिलते हैं। अभी तो इतने मिल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसे रेज करना भी बंद कर दिया है। बहुत ओकेजनली रेज करते हैं कि 100 डॉजियर दिए हैं, 100 लेटर्स दिए हैं, अभी 150 दे दो तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बलूचिस्तान और कश्मीर में, कि बलूचिस्तान में वो लोग अगर खुद ही अनरेस्ट कर रहे हैं, जैसे इंडिया में यहाँ पर भी नक्सल्स हैं, तो नक्सल्स कुछ एरियाज बहुत अभी लिमिटेड हो गए हैं, लेकिन कुछ एरियाज हैं 2-3 इंडिया में जहां पर अभी भी नक्सल मूवमेंट चलता है और वो वायलेंट हो जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक हो जाती है। तो अगर वो इंटरनली है अपराइजिंग तो फिर उस स्टेट को देखना है, लेकिन अगर नॉन स्टेट एक्टर्स दूसरे कंट्री के उसको इंटरवीन कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तब तो ये गलत है। तो बलूचिस्तान और कश्मीर का डिफरेंस यही है कमर, कि कश्मीर के डायरेक्ट लिंकेजेस पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई से हमेशा से मिले हैं और इसीलिए एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाला है। जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं पाकिस्तान के, वो कहाँ हैं और क्यों टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेके पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है? इट्स रिलेटेड टू कश्मीर ओनली। वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस वहीं पर जा रहे हैं और तो कहीं जा नहीं रहे, या फिर एक पोर्शन बड़ा अफगानिस्तान में भी है। मुझे आशीष भाई एक बात बताएं, क्या मैं तो आपको कश्मीर के ऊपर 50 जो हैं वो यूएन के रेजोल्यूशंस दिखा सकता हूं। ये मैं जस्ट अभी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से लिया है, ये देख ले 1948 से लेके और 1956 और ये सारे मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसके अलावा भी मैं आपको बहुत कुछ दिखा सकता हूं एज पर एज यूएन रेजोल्यूशंस की बात करें आप, तो यूएन रेजोल्यूशंस तो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर वो बहुत आते हैं, पर मुझे कोई बता सकता है कि कोई कश्मीर के ऊपर जो है वो कोई यूएन के रेजोल्यूशंस मौजूद हों, या कश्मीर के सॉरी बलूचिस्तान के ऊपर भी कोई यूएन रेजोल्यूशंस मौजूद हो? क्या कोई आप उसको जो बलूचिस्तान की को फ्रीडम स्ट्रगल कैसे कह सकते हैं? एक सेटल्ड एरिया है पाकिस्तान, वहां पे गवर्नमेंट है, वहां पे इलेक्शंस होते हैं, वहां के लोग सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आते हैं, वहां लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं। सो आप बेसिकली समझते हैं कि कश्मीर को आप बलूचिस्तान से लिंक कर दोगे, तो हालांकि उसका तुक कोई नहीं बनता, वो तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वो तो अभी आपने मोदी साहब ने कहा जी कि ये 370 हटा दिया, 35 हटा दिया, अब ये हमारा इंटरनल मैटर है। आप तो इंटरनेशनल लॉ के वॉयलेटर नहीं है कि पहले इसको यूएन के तहत इसको ये ग्लोबल डिस्प्यूट था, फिर आपने कहा जी कि चलो शिमला में ये बायलैटरल हो गया, अभी आपने कहा जी ये अब यूनिलैटरली हो गया। तो आप समझते हैं कि जो ग्लोबल वैल्यूज हैं अगर वो आप फॉलो नहीं करोगे तो 2021 में इंडिया का ग्लोबली को रिस्पेक्ट होगा ऐसे? या आप समझते हैं कि ग्लोबल वैल्यूज को अगर अमेरिका नहीं करता परवाह तो हमें भी क्या परवाह है? मतलब इज इट लाइक दिस इन इंडिया? इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री यू आर डीलिंग विद। कमल, आप ही के शो में मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल किया गया। सॉरी मैं काटता कभी नहीं हूं, मैं काटता कभी नहीं। एक बात, अच्छा इट डिपेंड्स, अच्छा इसका मतलब ये है कि आशीष भाई आप ये कह रहे हैं कि लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा, देखना कि मुल्क जो है वो भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, चाइना है, जैसा मुल्क होगा लॉ को आप अपनी मर्जी से मोम की तरह मोम कर लेंगे और इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन आप कर लेंगे। ये मतलब नहीं, मैंने उस पर नहीं कहा। मैंने आपके जो लास्ट क्वेश्चन का सेंटेंस था कि इंडिया का रिस्पेक्ट 20 और 21 में फिर कैसे होगा, तो मैं वो रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा था, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोल रहा था।
सो इंडिया का रिस्पेक्ट हम किससे रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन इन एनी डोमेन, वो डिपेंड करता है किस कंट्री के साथ में आप डील करते हैं। मैंने आप ही के शो पे कई बार एग्जांपल दिया है, बांग्लादेश के साथ में अभी 2 साल में ही हमने बॉर्डर डिस्प्यूट बड़े लंबे चल रहे थे, कई दशकों से, वो उससे सॉल्व किया ना, और उसमें इंडिया ने ज्यादा ही बल्कि अकोमोडेट किया बांग्लादेशी गवर्नमेंट को, शेख हसीना गवर्नमेंट को। तो वो अगर आप ठीक से करेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई बंदूक लेके करेगा तो फिर वो तो यहाँ पे इंडियन जो नक्सल्स हैं उनको भी नहीं सिक्योरिटी फोर्सेस छोड़ती। अगर मैं भी बंदूक उठा लूंगा तो कोई क्यों छोड़ेगा। तो आपने जो इलेक्शंस की बात की बलूचिस्तान में होते हैं, क्या कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहा है? अभी देखिए क्या फैंटास्टिक रिस्पॉन्स आया। रेजोल्यूशन की बात है, कश्मीर में अब तो बीजेपी की जो एक ऐसा शॉकिंग था 5 साल पहले 7 साल पहले इमेजिन करना कि बीजेपी कश्मीर में वो भी लोकल इलेक्शंस में डेंट कर पाएगी और एंट्री कर पाएगी। ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट भी बनाया बीजेपी ने इससे पहले, और लोकल लेवल इलेक्शंस पे जहां पर एकदम ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स होती है वहां पर भी अच्छे इंडोर्स बना लिए। आई एम नॉट सेइंग कि बीजेपी आ जाएगी तो अच्छा हो जाएगा और कांग्रेस थी तो खराब हो जाएगा, या फिर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, दैट्स पॉलिटिक्स। बट आई एम सेइंग कि लोगों को इलेक्शंस हो रहा है और लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो एक इंटरनेशनल परसेप्शन बनाया जा रहा था वो फेल हो गया कि नहीं ये कश्मीर में तो कुछ नहीं हो पाएगा, हुआ और वो एग्जीक्यूट भी हुआ। रही दूसरी बात की बलूचिस्तान को लेकर आप बोल रहे हो यूनिलैटरल और बायलैटरल। देखिए शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ ना, आपको एग्रीमेंट फॉलो करना है कि नहीं करना, आप ही बताइए। आपने साइन किया, आपकी सरकार और हमारी सरकार के बीच में एग्रीमेंट है, फिर आप वो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पास करते रहे या फिर कोई मोशन पास करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बायलैटरल एग्रीमेंट है, अगर आप जैसे कि कुलभूषण जाधव को लेके आईसीजे में चले गए तो फिर चले गए, वहां पर जो रूल और रेगुलेशन है वो फॉलो होना चाहिए आईसीजे का। इन द सेम वे अगर दो देशों के बीच में वो करार है, अब तो ये सवाल ये उठ रहा है कि आप करार फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। यूएन रेजोल्यूशन के लिए फिर कहां चले जा रहे हैं? यूएन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अग्रीमेंट है तो बस फिर अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट को आपने साइन किया, आप नहीं ऑनर करना चाहते हैं, आप नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो गो एंड चैलेंज दैट एग्रीमेंट। अब आपने एग्रीमेंट साइन किया लेकिन अब आपको सूट नहीं कर रहा है तो फिर बोलेंगे कि नहीं यूएन रेजोल्यूशन, यूएन रेजोल्यूशन पर भी है। तो पाकिस्तान को पूछना चाहिए ना इमरान खान को शी जिनपिंग से, शिनजियांग पे और चाइना पे यूगर्स मुस्लिम पे कितना यूएन रेजोल्यूशन है, कोई पूछेगा। जब आशीष भाई जब चाइना की बात आएगी वो भी हम करेंगे। मेरी तो बड़ी क्लियर पोजीशन है, मैंने तो अगले दिन शो भी किया था चाइना के ऊपर कि वहां पे जो मुसलमानों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं वो भी हाईलाइट करनी चाहिए। मेरे यूट्यूब पे थोड़े दिन पहले मैंने एक प्रोफेसर डॉक्टर हैं हमारे पाकिस्तान के, हु इज एक्सपर्ट ऑन इस्लामोफोबिया, मैंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये नहीं है कि बात नहीं कर रहे। अगर देखें मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, आपने शिमला को देखिए, मोदी जी समझ रहे हैं ना कि वो थोड़े से हमारी आबादी बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, पैसे को दुनिया मार्केट हमारी तरफ आ रही है, तो अभी जरा जो है ना अपनी थोड़ी सी वो बढ़ा लें, अपने दाम बढ़ा लें, तो वो ठीक है कर लें, लेकिन इस खिते में रहना है, हम भी इधर ही हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात तो आशीष भाई मानेंगे कि आप बता सकते हैं कि बलूचिस्तान के ऊपर कोई यूएन रेजोल्यूशन है? आई डोंट नो, इन माय नॉलेज तो बलूचिस्तान में कोई नहीं है, अगर होगा तो आप कैसे कहेंगे आई डोंट नो। लेकिन यही बात मैं बता रहा हूं आपको और आपके व्यूअर्स को और हमारे व्यूअर्स को कि अगर आप हमारे पाकिस्तान में, अगर पंजाब में कुछ हो रहा है, देखें अगर दिल्ली में कोई बंदा कोई गन उठाएगा ना सरकार के खिलाफ तो आई एम गोइंग अगेंस्ट इट। मैं समझता हूं कि ये दिल्ली में रियासत की रिट है, क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी जहां पे कब्जा किया गया। बलोचिस्तान इज नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। बट एनी हाउ आशीष भाई, डेफिनेटली जो मकसद था आपसे बात करने का और ये सारी डिस्कशन करने का वो यही था कि एक तो जरा ये कश्मीर और बलूचिस्तान की भी डिस्कशन थोड़ी सी मैं व्यूअर्स को सेंसिटाइज करूं कि इंडिया क्या कर रहा है और पाकिस्तान के एक सेटल्ड एरिया को किस तरह चीजें पेश की जा रही हैं। और दूसरा 2021 की हवाले से डिस्कशन थी, आशीष भाई की हवाले से डिस्कशन थी, उनकी पर्सनैलिटी और उनके कैरियर और फ्यूचर के हवाले से। सो आई होप इसमें 2-4 जो स्पेक्ट्रम्स कवर करना चाह रहा था वो हो गए। और आशीष भाई इज ऑलवेज ग्रेट, और thank you very much Ashish bhai for your time and patience and for all the questions which I put across. Thank you very much Ashish. Thank you for inviting again and good to always be on a show. एक क्लियरली अच्छे से बात हो पाती है और लोगों तक अलग अलग पर्सपेक्टिव पहुंच पाता है। थैंक यू अगेन। Thank you.